हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज सेशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू। इस चैप्टर आज 9th लेसन है। ठीक है, तो सभी लोग लाइव चैट में हाय डाल दीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर दीजिएगा एंड सपोर्ट अस, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों को फ्री में एजुकेशन दे रहे हैं विच इज़ ऑफ क्वालिटी आई थिंक। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट क्लास 10th साइंस 2 का थर्ड चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट 2 का लेक्चर 9। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि आपको मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों का मैं मूवीज दिखाऊंगा, राइट? तो कौन कौन तैयार है? लाइव चैट में यस डालिए भाई, फटाफट फटाफट यस चाहिए मुझे। तो आज हम दोनों की मूवी देखेंगे और मूवी के बाद हम बर्थ कंट्रोल मेथड्स क्या होती है उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फटाफट यस डालो, यस डालो, यस डालो। ओके, सो वी आर गोइंग टू वॉच अ मूवी नाउ एंड बी रेडी। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसकी पूरी मूवी देखेंगे। चलो, लेट्स स्टार्ट इट। Primary role of the male reproductive system is to produce and deliver sperm to fertilize an egg in the female. These sperm are produced outside of the body cavity by the testicles, which are देखो, located in the scrotum. स्क्रोटम में The scrotum टेस्टिकल्स protects होते हैं या and टेस्टीज supports the होते हैं, male कुछ भी कह लो। reproductive organs that are located outside of the body cavity. These include the testicles, epididymis, and vas deferens. देख लिया क्या क्या The होते हैं। testicles produce about 300 million sperm each day. 300 मिलियन ईच However, डे। this is possible only if the temperature of the testicle is 93.2 degrees Fahrenheit. देखिए देखिए, ये जो टेम्परेचर है ना टेस्टिकल्स का, ये होता है 93.2 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। एंड टू गिव यू एन आइडिया, हमारी बॉडी का एवरेज टेम्परेचर होता है ऑलमोस्ट 98 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास। तो ये ऑलमोस्ट 1 से 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है, और इसके बिना स्पर्म प्रोडक्शन होना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, जो स्पर्म प्रोडक्शन के लिए हमारी बॉडी टेम्परेचर से 1 या 2 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए होता है। The लेट्स scrotum कंटिन्यू। maintains this temperature by adjusting how closely it holds the testicles to the body. The interior of each testicle consists of multiple lobules containing 2 or 3 seminiferous tubules. तो देखिए, इसके जो हर एक पार्ट होता है, हर एक पार्ट को हम लोब्यूल कहते हैं, और उस लोब्यूल के अंदर, एक लोब्यूल के अंदर 2 या 3 सेमिनिफेरस ट्यूबल्स रहती है। ऐसी सैकड़ों सेमिनिफेरस ट्यूबल्स टेस्टिस के अंदर होती है। It is within these tubules that sperm formation begins. स्पर्म फॉर्मेशन इसमें Sperm होता moves है। out of the tubules into the epididymis देखो, and ट्यूब्यूल then से into the vas एपिडिडिमिस में जाते deferens. हैं, फिर वास डेफरेंस में जाते The हैं। vas deferens carry the sperm upward into the body cavity. After the sperm leaves the vas deferens through the ejaculatory ducts, they pass the openings of the seminal vesicles. अब देखिए, ये होता है इजैक्यूलेटरी डक्ट। ठीक है, ये वाला रीजन। फिर वहां से जाते हैं यहाँ पे सेमिनल वेसिकल के अंदर से गुजरता है ये। ठीक है, और सेमिनल वेसिकल के अंदर से गुजरता है, और उसी समय पे उसके अंदर येलो कलर का लिक्विडिश मटेरियल भी डाला जाता है। ठीक है, जो कि सेमेन का 60% हिस्सा बनाता है। The seminal vesicles, which are located near the base of the ejaculatory ducts, secrete a thick yellow substance थिक that येलो nourishes the सब्सटेंस, sperm. This न्यूट्रिशन secretion फॉर द forms स्पर्म। 60% of the volume of the semen. Semen is the sperm-containing fluid that is ejaculated at the climax of male देखिए, sexual स्पर्म जा excitement. रहे हैं, ऐसा दिखाया है यहाँ पे। From here, the semen travels into the 8-inch long urethra, यूरिथ्रा। which transports both urine and semen, but not at the same time. तो यूरिथ्रा में से यूरिन भी जाएगा, ठीक है, जो कि यूरिनरी ब्लैडर में से आ रहा है, और सेमेन भी जाएगा, ठीक है, जिसके अंदर आपके स्पर्म्स है और बाकी सारे जो सिक्रीशंस है, ये 3 ग्लैंड जो है। ठीक है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं जाएंगे, नॉट एट द सेम टाइम। At first, the urethra is surrounded by the prostate gland, and then it is surrounded and protected externally by the penis that is relaxed except during sexual excitement. During sexual excitement, the penis stiffens and enlarges, so it देखिए, can deliver मसल्स the में जब sperm ब्लड into the भरता है, female vagina. During the expelling of the semen, which is known as ejaculation, the prostate gland secretes a thick alkaline fluid that increases the ability of the sperm to move in the semen. अल्कलाइन फ्लूइड निकालेगा Located just प्रोस्टेट below the ग्लैंड, prostate gland are the bulbourethral glands. बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स का दूसरा नाम क्या होता है? बताओ, फटाफट बताओ लाइव चैट में या कमेंट्स में बताना, जो लोग लाइव नहीं देख रहे, मतलब प्रीमियर नहीं देख रहे, फटाफट बताओ। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड का दूसरा नाम क्या होता है? कौन बताएगा मुझे? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, फास्ट, जल्दी बताइए। सो लेट्स These कंटिन्यू। glands open into
during sexual arousal, they secrete ejaculate fluid that flushes out any residual urine from the urethra. हाँ, ये देखिए इसका मेन क्या रहता है, ये जो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है, ये ऐसा इजैकुलेटरी फ्लूइड निकालता है, प्री इजैकुलेटरी फ्लूइड कहते हैं उसको, और उसकी वजह से अगर यूरेथ्रा में कुछ बचा कुचा यूरिन होगा तो वो निकल जाएगा, जिससे कि क्या हो सके, जो सेमेन आ रहा है वो आराम से निकल सके, So lubricates the urethra to help the sperm pass through. एंड When the ऑल्सो male लुब्रिकेशन ejaculates मतलब into the स्मूथ vagina करना. of the female, the sperm must travel upward through the uterus to fertilize the egg in the fallopian tube. ठीक है. सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. नाउ लेट्स गो टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. The female reproductive system includes the ovaries, oviducts, uterus, cervix, vagina, and the external genitalia located in the pelvic. तो देखो क्या क्या आता है. सबसे पहले आएगा इसके अंदर ये है ओवरीज. फिर ओवरीज के बाद ये जो आपको पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, ये है ओविडक्ट या फिर फेलोपियन ट्यूब. फिर ये वाला स्ट्रक्चर है यूटेरस. ये वाला स्ट्रक्चर है सर्विक्स. ये है वेजाइना. और एक्सटर्नल जेनिटालिया जो मैंने बताए थे, मॉन्स प्यूबिस वगैरह. ठीक है. Region. Along with a pair of mammary glands, it supports the process of ovulation, fertilization, pregnancy, childbirth, and child. देखो फंक्शन बताया है आपको. ठीक है. तो सबसे पहले ओव्यूलेशन. ओव्यूलेशन का मतलब है रिलीज ऑफ ओवा फ्रॉम द ओवरीज. ठीक है. ओवरी में से ओवा निकल के यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब में जाएगा, ये आपको पता है. दैट इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन. दिस इज द फर्स्ट फंक्शन. दूसरा फंक्शन है फर्टिलाइजेशन. द यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन. ठीक है. देखिए आपको पढ़ाते पढ़ाते मुझे डेफिनेशन याद भी हो गई, इसलिए बोलता हूँ दीवारों को पढ़ाना है तो पढ़ाओ, लेकिन पढ़ाओ. ठीक है. मैं पहले ऐसा ही करता था. एंड नेक्स्ट इज प्रेगनेंसी. जो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है, जो आपका क्या कहते हैं, ओवरीज में से जो प्रोजेस्टेरॉन निकलेगा, दैट इज द हार्मोन. और उसी के साथ साथ प्रेगनेंसी में क्या होता है, जो जाइगोट है वो जाइगोट कहाँ पे इम्प्लांट होता है, तो वो होता है यूटेरस के जो यूटेरस होता है, यूटेरस के अंदर एंडोमेट्रियम होता है, वो एंडोमेट्रियम के ऊपर जाइगोट आके इम्प्लांट होता है. इम्प्लांट मतलब वहां पे आके चिपक जाता है. ठीक है. और वहां से सारा न्यूट्रिशन खींचता है. फिर उसके बाद चाइल्ड बर्थ, जिसे हम पार्ट्यूरिशन भी कहते हैं. अगर बच्चे को जन्म देना है तो क्या होगा, जो मायोमेट्रियम है, जो थिक वाली लेयर है स्मूथ मसल्स वाली, वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेगी. ठीक है. उसकी वजह से मम्मी को पता चलेगा कि चाइल्ड बर्थ होने वाला है. ठीक है. और उसके बाद वेजाइना में से वो जो चाइल्ड है वो बाहर आएगा. ओके. दैट इज चाइल्ड बर्थ. और चाइल्ड केयर का मतलब है, चाइल्ड केयर के लिए जो बच्चा है उसको मम्मी का दूध पिलाया जाता है, आपको पता है, दैट इज फ्रॉम द मैमरी ग्लैंड्स. ठीक है. और ये जो दूध होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है पहले 6 महीने कम से कम, क्योंकि क्या होता है इस दूध के अंदर क्या कहते हैं, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए चीज़ें होती है. ये सिर्फ दूध नहीं होता, ये ऐसा दूध होता है कि जो बच्चे का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है, उसको बीमारियों से बचाता है. ठीक है. लेट्स कंटिन्यू. Let us study each organ in detail. The female reproductive system includes a pair of ovaries ओवरीज. located one on each side of the lower abdomen. They are the primary sex organs प्राइमरी that सेक्स produce the ऑर्गन याद ovum रखना. or the female gamete. Each ovary is about 2 to 4 centimeters in 2 length. to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ. They are connected to the pelvic wall and the uterus by ligaments called mesovaria. तो ओवरीज जो है, ठीक है, ओवरी है यहाँ पे फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे है आपका यूटेरस. तो ओवरी यूटेरस के साथ भी कनेक्टेड होगी विथ लिगामेंट्स. ठीक है. और ओवरीज पीछे वाली वॉल के साथ भी कनेक्टेड होगी. ठीक है. वो भी लिगामेंट्स के साथ, क्योंकि ओवरी लटकते नहीं है, वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहती है बॉडी के साथ. ठीक है. तो ऐसा होता है. Each ovary is covered by an outer thin layer called the germinal epithelium. हाँ. तो देखो ओवरी का जो बाहरी लेयर होता है उसे हम कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियम. याद रखने वाली चीजें है ये सब, सिर्फ इंपॉर्टेंट The चीजें है इसमें. germinal epithelium encloses the ovarian stroma, अंदर होता है ओवेरियन स्ट्रोमा. ठीक है. और मतलब अंदर जो भी चीज़ है वो ओवेरियन स्ट्रोमा में आएगी. और ओवेरियन स्ट्रोमा में देखिए ये डायग्राम बहुत ही अच्छा है.
ये जो व्हाइट कलर का आपको चीज दिख रहा है ये है मेड्यूला, और जो बाहर आपको ये दिख रहा है ये है कॉर्टेक्स। ठीक है, तो स्ट्रोमा के दो हिस्से होते हैं, एक है मेड्यूला, एक कॉर्टेक्स। divided into the outer cortex and the inner medulla. The cortex consists of many ovarian follicles. It is stated. तो कॉर्टेक्स के अंदर ही वो फॉलिकल्स जो मैंने बताए थे आपको, ठीक है, मतलब प्राइमरी फॉलिकल होगा, फिर सेकेंडरी फॉलिकल होगा, फिर उसका ग्राफियन फॉलिकल बनेगा, राइट, तो वो कॉर्टेक्स में होता है। एक सेकेंड। Is of development. The ovarian follicle is the basic unit of the female reproductive system and is composed of roughly spherical aggregations of cells. ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। The accessory ducts of the female reproductive system are the vagina, oviducts, and the uterus. तो देखो इन्हें हम एक्सेसरी डक्ट्स कहते हैं, ठीक है। एक्सेसरी डक्ट्स कौन से हैं? वेजाइना, ओविडक्ट और यूटेरस, ठीक है, क्योंकि ये एक्चुअली में रिप्रोडक्शन में काम नहीं आते, तो ये उसको हेल्प करते हैं, ठीक है। The pair of oviducts or fallopian tubes is about 10 to 12 centimeters long. 10 से 12 Extends सेंटीमीटर from the लंबी periphery of each ovary to the uterus. ओवरी से यूटेरस कनेक्ट करती है। Each oviduct is differentiated into three parts: 3 पार्ट्स होते हैं, the infundibulum, इन्फंडिब्यूलम, ampulla, एम्पुला, and isthmus. इस्थमस। The infundibulum is a dilated funnel close to the ovary, and its edges are surrounded by finger-like projections called the fimbriae. They help collect and push the ovum into the oviduct after ovulation. तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला कि ये है इन्फंडिब्यूलम, ये फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है, फनल जैसा, ठीक है, मतलब ऐसा है ना, ये ऐसे, ठीक है, ऐसा है। और ये जो ये वाला एंड है यहाँ पे है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिन्हें हम कहते हैं फिम्ब्रिए। फिम्ब्रिए की वजह से ओवम जो है वो आसानी से उसके अंदर जा सकता है, ठीक है, वहां से ओवम जाएगा इन्फंडिब्यूलम से एम्पुला में। Ampulla is the swollen and curved part behind the स्वोलन एंड कर्व्ड पार्ट, ठीक है, ये स्वोलन है मतलब मोटा है, कर्व्ड है, ये तो आपको दिख ही रहा होगा। fibulum. The fertilization of the ovum takes place in this part. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? तो एम्प्यूला में होता है। कहाँ पे होता है बोलो? एम्प्यूला में होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन एम्प्यूला। The isthmus is a narrow and straight cavity, and it joins the uterus. नैरो होता है, पतला होता है, स्ट्रेट होता है, ठीक है। The uterus is a hollow, pear-shaped muscular organ. and is हॉलो highly रहता है, अंदर से distensible. खोखला। It is situated in the pelvic cavity between the urinary bladder and the rectum. तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एनस और, अच्छा मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है आपका यूरिनरी ब्लैडर, ये फ्रंट ऑफ द फीमेल बॉडी है, तो ये यूरिनरी ब्लैडर, ये है एनस, मतलब ये डाइजेस्टिव सिस्टम है पीछे, और ये बीच में आपका आता है यूटेरस, ठीक है। It is also known as the womb. यूटेरस को वूम भी कहा It जाता is है। supported by ligaments attached to the pelvic wall, known as mesometrium. अच्छा, यूटेरस भी तो कोई हवा में नहीं लटक रहा होगा, वो भी अपने स्किन के नीचे की वॉल से कनेक्टेड होता है बाय लिगामेंट्स, और इन लिगामेंट्स को हम कहते हैं मेसोमेट्रियम। नो The नीड टू uterus रिमेम्बर। opens into the vagina through a narrow cervix. The cavity of the cervix is called the cervical canal, which, along with the vagina, forms the birth canal. तो देखो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है एक और, देखो जो सर्विक्स है, ठीक है, Wall of the uterus यार एक सेकेंड, एक सेकेंड, canal, which, along with the vagina, देखो सर्विक्स और सर्विकल कैनाल में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, कि ये जो पार्ट है इसको हम सर्विक्स कहते हैं, और इसके अंदर का जो हॉलो स्ट्रक्चर है, जो खाली खोखला स्ट्रक्चर है, उसे हम सर्विकल कैनाल कहते हैं। और सर्विकल कैनाल और वेजाइना, इन दोनों को मिलाकर हम बर्थ कैनाल कहते हैं, क्योंकि इनकी वजह से ही बर्थ होता है, मतलब यूटेरस में से जब बेबी बॉर्न होगा तब वो बेबी कहाँ से आएगा? सर्विकल कैनाल और वेजाइना में से पास होके आएगा, forms the birth canal. ठीक है, इसे हम बर्थ कैनाल कहते हैं। The wall of the uterus is composed of three layers of tissues. यूटेरस के वॉल्स की, टिश्यूज की 3 लेयर्स है। Outer thin membranous layer is called the perimetrium.
सबसे बाहर वाली थिन लेयर है The middle thick layer of पेरिबैट्रियम। smooth muscle is called the myometrium. मिडल लेयर ऑफ थिक स्मूथ मसल्स, स्मूथ मीन्स नॉट इन आर विल, नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू आर विल, It helps during मायोमेट्रियम। delivery by producing strong contraction motions. हेल्प्स इन डिलीवरी, The inner glandular layer is called the endometrium, एंडोमेट्रियम। and it undergoes cyclic changes during the menstrual cycle. देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है वो हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ने वाले हैं, उसका आप टेंशन मत लो। लेकिन एंडोमेट्रियम का मेंस्ट्रुअल साइकिल से अटूट संबंध है, अटूट नाता है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। The vagina is a muscular tube starting from the lower end of the uterus up to the outside. यूटेरस से बाहर The तक ये opening of आता the है। vagina in young females is partially covered by a thin membrane called the hymen. तो देखिए जो यंग फीमेल्स होती है, मतलब 12, 13, 14 साल तक की लड़कियां, या इवन आगे 15, 16 साल तक की लड़कियां, उनके वेजाइना के यहाँ पर एक कवरिंग होती है, और इस कवरिंग को हम कहते हैं हाइमन। ये पतली सी कवरिंग होती है, ऐसी कोई बहुत जाड़ी नहीं है। The hymen is frequently ruptured in childhood due to strenuous physical exercise. मैंने आपको पहले भी बताया था कि फिजिकल एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा गेम्स, ये सब खेलने की वजह से बहुत बार हाइमन ब्रेक हो जाती है, ठीक है। The female external genitalia includes the mons pubis, labia majora, labia minora, and the clitoris. देखो हमने पिछले सेशन में सामने से व्यू देखा था, अब अंदर से व्यू देखो। देखो यहाँ पे क्लिटोरिस है, ठीक है। क्लिटोरिस कहाँ पे? यूरिनरी ब्लैडर के सामने आपको दिख रही है, राइट। आपको और भी दिख रहा है मॉन्स प्यूबिस, यहाँ पे सामने वाला स्ट्रक्चर। ये जो बाहर का स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं लेबिया मेजोरा, और इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं लेबिया माइनोरा। लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, ये दोनों फोल्डेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। उसके अंदर फोल्ड्स देखने को मिलते हैं। The labia majora consists of fleshy folds of tissue that extends down from the mons pubis and surrounds the vaginal opening. Hidden under the labia majora is the labia लेबिया minora. मेजोरा के नीचे आता है लेबियो माइनोरा। Towards its upper end lies the clitoris, क्लिटोरिस है a उसके small ऊपर। finger-like structure, and below it is the urethral opening. The female reproductive system is supported by the mammary glands. मैमरी ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं अभी। The mammary glands or breasts are modified sweat glands that lie over the pectoral muscles. अच्छा, आपको एक चीज मैं बताना भूल गया था। आपने सुना होगा कि इंसानों को और कई सारे जानवरों को मैमल्स कहा जाता है। पता है क्या मैमल्स क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे हैव मैमरी ग्लैंड्स। आपको बचपन से पढ़ाया जाता है कि जो एनिमल्स अंडे देते हैं वो रेप्टाइल्स होते हैं, और जो एनिमल्स डायरेक्ट बर्थ देते हैं वो मैमल्स होते हैं। वो एक्चुअली छोटे बच्चों की डेफिनेशन है, अब आप बड़े हो गए हो, आपके लिए डेफिनेशन थोड़ी चेंज हो जाती है। जिन एनिमल्स के पास मैमरी ग्लैंड्स होते हैं वो मैमल्स होते हैं, और जिन एनिमल्स के पास मैमरी ग्लैंड्स नहीं होते वो होते हैं रेप्टाइल। अब देखिए मैक्सिमम केसेस में ऐसा ही होता है कि रेप्टाइल क्या करते हैं? अंडे देते हैं। अब जो अंडे देते हैं, अंडे देने के बाद फिर मैमरी ग्लैंड्स का कुछ संबंध ही नहीं बचा। लेकिन अगर डायरेक्ट बर्थ देते हैं तो मैमरी ग्लैंड्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन आपने एक एक्सेप्शन भी सुना है जो है प्लाटिपस। प्लाटिपस के बारे में तो आपने ज़रूर सुना होगा, आपने हिस्ट्री में सुना है, आपने साइंस 2 में भी सुना है कि वो मैमल भी है और रेप्टाइल भी है, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि वो अंडे भी देता है और उसके मैमरी ग्लैंड्स भी है, ठीक है। तो ऐसा होता है, यहाँ पे कुछ अलग सी ही चीज़ हमें देखने को मिलती है उसके अंदर ही। इट हैज़ मैमरी ग्लैंड्स, इसीलिए उसे मैमल भी कंसीडर किया जाता है। और ये जो मैमरी ग्लैंड्स है इनके पीछे होती है पेक्टोरल मसल, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। They contain glandular tissues and a variable amount of fat. बहुत सारा फैट भी रहता है उसके अंदर। Each breast is divided into 15 to 20 mammary lobes. तो हर एक ब्रेस्ट को 15 से 20 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं हम, और हर एक पार्ट को हम कहेंगे मैमरी लोब। Containing clusters of cells called the alveoli. एल्वियोलाई होते हैं, मैमरी एल्वियोलाई। The alveoli open into the mammary tubules. मैमरी ट्यूब्यूल्स में ओपन करेंगे। The tubules of each lobe join to form the mammary duct. तो क्या हो रहा है? ये एक लोब है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इतना एक लोब है। तो देखिए एक लोब में ये दो मेमोरी ट्यूब्यूल्स आ रही थी, तो ये दोनों मेमोरी ट्यूब्यूल्स एक साथ आकर बनाएंगी मेमोरी डक्ट। हाँ, Ducts join in to form a एक सेकेंड। wider ampulla.
अच्छा, ओके, सॉरी फॉर दैट नॉइज। अभी हमारे घर पे थोड़ा सा काम चल रहा है, इसीलिए वो नॉइज हो रही थी, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। तो अब बहुत सारी which मेमोरी is डक्ट्स भी एक connected साथ to आएंगी the और एम्प्यूला lactiferous बनाएंगी। duct. एम्प्यूला के बाद आएगा लैक्टिफेरस The डक्ट, और lactiferous सारे duct लैक्टिफेरस डक्ट एक runs साथ out आएंगे from the nipple, इनटू द from निप्पल। which milk is sucked out. ठीक है, फ्रॉम विच द मिल्क इज सक्ड आउट। सिंपल। डिड यू अंडरस्टैंड? चलो, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग विच इज मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल। अच्छा, यहाँ पे हमें देखना है, देखिए आपके स्कूल के टेक्स्ट बुक में अभी नहीं दिया है, आपको 12th स्टैंडर्ड में रहने वाला है, लेकिन फिर भी देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन आ चुके हैं, पिछले ही साल क्वेश्चन आया था, इमीजिएटली पिछले साल 2019 में इसका क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसीलिए मैंने ये लिया है इस साल, आपको पूरा पढ़ाऊंगा मैं ठीक से। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल के दो कारण रहते हैं। एक होता है पॉपुलेशन कंट्रोल। देखिए पॉपुलेशन अगर ज़्यादा हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, ह्यूज प्रॉब्लम्स। एक सेकेंड, अरे यार, ओके प्लीज़ ये सब चीज़ों की थोड़ी सी आदत डाल लो। आई कांट डू एनीथिंग। अच्छा, दूसरा जो हमारा कारण है वो है एसटीडी कंट्रोल। एसटीडी का मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। ठीक है, जैसे कि आपने एड्स के बारे में तो सुना ही होगा पिछले साल, राइट? तो ऐसी कुछ डिसीजेस होती है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ट्रांसफ़र हो जाती है, फ्रॉम मेल टू फीमेल या फीमेल टू मेल, कैसे भी ट्रांसफ़र हो सकती है, ऐसे कुछ नहीं है। ठीक है, सो इनको कंट्रोल करने के लिए भी हम इन मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सारी मेथड से एसटीडी तो कंट्रोल नहीं होंगी, लेकिन पॉपुलेशन काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकती है। जैसे कि पहला मेथड है रिदम मेथड। रिदम मेथड में क्या होता है, देखो हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसका मैं एक बार बता देता हूँ कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के डेज 9 to 20 में सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं फर्टिलाइजेशन के। ठीक है, तो हम एक काम कर सकते हैं कि ये जो हम इसका काउंट रख सकते हैं, इसका कैलकुलेशन रख सकते हैं कि आज मेंस्ट्रुएशन हुआ, इसके बाद 9 दिनों तक सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हैं, फिर 9 से 20 दिन जो है उसमें नहीं करना, उसके बाद वापस करना, क्योंकि वो 9 से 20 दिन जो रहते हैं ना, उसके अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है, उसके मैक्सिमम चांस रहते हैं, उसके पहले या उसके बाद में नहीं होते। तो इसीलिए उस अगर टाइम पर सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे तो हो सकता है कि फर्टिलाइजेशन ना हो और बच्चा ना हो, लेकिन इसका 100%। अच्छा, एक चीज़ है कि कोई भी मेथड का 100% रिजल्ट नहीं है। 100% रिजल्ट सिर्फ एक ही चीज़ का है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स करो ही मत। ठीक है, और वो एक्चुअली में इट इज़ नॉट एन ऑप्शन फॉर मोस्ट पीपल, तो इसीलिए कुछ ना कुछ रिस्क तो रहता ही है। ठीक है, सो रिदम मेथड है, इसका काफ़ी रिस्क रहता है क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी गलत हुई और काम खत्म, फिर उसके बाद तो बच्चा हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद, अच्छा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है अभी जो मैं बता रहा हूँ, ट्यूबेक्टॉमी वैसेक्टॉमी, बड़े इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, ये तो आपको जरूर याद रखने हैं। ठीक है, तो ट्यूबेक्टॉमी या इसे ट्यूबल लिगेशन भी कहते हैं, इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट कह सकते हैं, उसको काट डालते हैं और उसको नॉट लगा देते हैं। ठीक है, उसको यहाँ पे से कट कर देते हैं और नॉट लगा देते हैं, कि फिर उससे क्या होगा आपको पता है कि जो फेलोपियन ट्यूब होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, आपका एग आएगा इस साइड से, स्पर्म आएगा उस साइड से, दोनों का फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट फॉर्म होगा। अगर जाइगोट ही अगर फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा, अगर ये दोनों का मिलन ही नहीं होगा, तो जाइगोट कहाँ से फॉर्म होगा? जाइगोट ही फॉर्म नहीं होगा तो प्रेगनेंसी कहाँ से होगी? ठीक है, तो इसलिए ट्यूबेक्टॉमी इज वन ऑफ द 100% मेथड्स, लेकिन इसका प्रॉब्लम इतना ही है कि अभी देखिए ये इंडिया की बात है। ठीक है, इंडिया में बहुत लोग हैं जो शर्माते हैं डॉक्टर के पास जाने के लिए, ये सब चीज़ों को बात करने के लिए, तो डॉक्टर के पास जाके इसकी सर्जरी करानी पड़ेगी अगर तुम्हें ये सब करना है तो। ठीक है, तो दैट इज़ अ डिसएडवांटेज, लेकिन जो लोग फ्रैंक है, जिन लोगों को इतना भी फर्क नहीं पड़ता है उससे, उनके लिए तो ये बेस्ट मेथड है, क्योंकि इससे 100% प्रेगनेंसी नहीं होने वाली है। या फिर अगर जो मेल है ही इज डेयरिंग, तो वैसेक्टॉमी भी करा सकते हैं। तो वैसेक्टॉमी में क्या होता है, ये जो वास डिफरेंस है, वास डिफरेंस को काट डालते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे वास डिफरेंस को काट दिया और यहाँ पे नॉट लगा दी। ठीक है, ऐसे होता है यहाँ पे वैसेक्टॉमी। तो आपको याद कैसे रखना है, ट्यूबेक्टॉमी क्योंकि फेलोपियन ट्यूब में हो रही है, वैसेक्टॉमी क्योंकि वास डिफरेंस में हो रहा है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। सिंपल, आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं एक और मेथड पे जो कि है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, आईयूडी। तो इसमें हो सकता है कॉपर टी। कॉपर टी इज द मोस्ट कॉमन। ठीक है, कॉपर टी में क्या होता है, ये टी शेप का ऐसा कॉपर डिवाइस रहता है, और ये क्या होता है, पहली चीज तो यहाँ से स्पर्म को फेलोपियन ट्यूब में एंटर नहीं करने देता, और बाय चांस एंटर हो भी गया
तो फिर क्या होता है, वो जो कॉपर के आयॉन्स रहते हैं ना, वो इस तरीके के रहते हैं कि वो उसको, उसकी जो स्पर्म की मोटिलिटी होती है, मतलब स्पर्म जा सकता है, वो उसको पहुंचने ही देता, मतलब वो जो स्पर्म है ना, वो जो हिलने की उसकी कैपेबिलिटी रहती है उसको ही कम कर देता है, कि फिर वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाता और उसको फर्टिलाइज नहीं कर पाता। सो दैट इज नोन एज इंट्रायूटेराइन। इंट्रायूटेराइन मतलब यूटेरस के अंदर जिस डिवाइस को इम्प्लांट किया जाता है, ये भी सर्जिकल मेथड है। ठीक है, सर्जरी कराकर ही इसे इंसर्ट किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि तुमने मार्केट से खरीद के लाया और लगा दिया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, सो दीज ऑल थ्री वर सर्जिकल मेथड। फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव इज अनदर मेथड, मतलब ये पिल्स के फॉर्म में होता है, टैबलेट के फॉर्म में होता है, इसे खा लो। उसमें कुछ ऐसे हॉर्मोन्स होते हैं जिनकी वजह से जो फर्टिलाइजेशन के बाद की स्टेजेस होती है उसमें रुकावट आ जाती है, एंड लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। और इवन कभी कभी होता है कि ये काम नहीं करते, ऐसे दो कारण हो सकते हैं, या तो ये काम नहीं करते, या तो इसके साइड इफेक्ट्स पड़ सकते हैं, और हमेशा के लिए तुम्हारी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी खत्म हो जाए, ऐसा भी इसका साइड इफेक्ट हो सकता है। तो इसीलिए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर नॉट वेरी मच पॉपुलर। ठीक है, उसको इतना ज़्यादा नहीं देते। अब उसके बाद सबसे इफेक्टिव तरीका और सबसे बेस्ट तरीका है कॉन्डम्स। ठीक है, तो कॉन्डम्स मेल के लिए भी आते हैं, फीमेल के लिए भी आते हैं। पहले ऐसा मानना था कि सिर्फ मेल्स के लिए आ सकते हैं, लेकिन फीमेल के लिए भी आते हैं। तो ये रहा मेल कॉन्डम। ये कैसे पहनते हैं? ऑन द पेनिस। ठीक है, इट इज़ अ कवरिंग अराउंड द पेनिस, तो स्पर्म डज नॉट एंटर द यूटेरस। यूटेरस नहीं एंटर करेगा तो वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एंटर नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे फीमेल कॉन्डम, ये कैसा होता है? देखिए, ऐसे शेप का रहता है, एंड दिस कैन बी एंटर्ड लाइक दिस इनटू द वेजाइना, जिससे कि सर्विक्स तक ये आ जाता है। और फिर उसके बाद क्या होगा, जो स्पर्म है वो सर्विक्स के बाद यूटेरस में एंटर ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ऐसे फीमेल कॉन्डम को लगाया जाता है। और ये जो मेथड्स है ये एकदम पर्सनल है, आप खुद से खरीद कर लाकर अपना कर सकते हैं। और ये सस्ता भी है, डिस्पोजेबल है, वन टाइम यूज़ है, तो तुम्हें नेक्स्ट टाइम चाहिए नहीं चाहिए तुम्हारी मर्जी है। नॉट एट ऑल एक्सपेंसिव, वेरी वेरी सस्ता। ठीक है, सो एवरीथिंग इज वेरी वेरी नाइस। कॉन्डम इज द बेस्ट मेथड फॉर कॉन्ट्रासेप्शन। अच्छा हाँ, एक चीज मैं भूल गया, बर्थ कंट्रोल को कॉन्ट्रासेप्शन भी कहते हैं। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, बर्थ कंट्रोल को कॉन्ट्रासेप्शन भी कहते हैं। कॉन्ट्रा मतलब उल्टा। ठीक है, तो वो उल्टा हो जाता है उसका, मतलब क्या कहते हैं, जो चीज़ एक्चुअली में होनी चाहिए थी उसका उल्टा हो जाता है। मतलब एक्चुअली में फर्टिलाइजेशन होना चाहिए था, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होता, उसका उल्टा होता है, नहीं होता फर्टिलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मेथड है डायफ्राम। दिस इज मच लाइक द फीमेल कॉन्डम ओनली। यहाँ पे क्या होता है, देखो, इस डायफ्राम को ऐसे इंसर्ट किया जाता है वेजाइना में से, राइट, यहाँ पे। तो ये सर्विक्स को, सर्विक्स के ऊपर एज अ कैप ये पहना जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो दिस इज अनदर बैरियर मेथड। ठीक है, कॉन्डम और डायफ्राम को हम बैरियर मेथड्स कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बीच में बैरियर, एक वॉल, एक दीवार जैसी खड़ी कर देते हैं स्पर्म के और ये क्या कहते हैं, एग के। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, द डायफ्राम फिट्स द सर्वाइकल ओपनिंग, प्रिवेंटिंग स्पर्म फ्रॉम एंटरिंग द यूटेरस। ठीक है, इजी। उसके बाद नेक्स्ट है सर्वाइकल कैप। ये भी वही काम करती है सेम, बस इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है दिखने में, इसीलिए ऐसा कहते हैं। ठीक है, दिस इज द सर्वाइकल कैप। अब ये सब बैरियर मेथड्स है, ये आपको डॉक्टर के पास जाके सर्जरी करा के नहीं करने पड़ते, ये डायरेक्टली अपन अपने आप ही इसे इम्प्लांट कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट मेथड है केमिकल मेथड्स, जो कि है फोम्स, क्रीम्स, जेलीज, फिर पेस्ट होते हैं, फिर सोल्यूबल फिल्म्स होते हैं। देखिए क्या होता है यहाँ पे, इनके अंदर स्पर्मिसाइडल होता है, सॉरी। तो स्पर्मिसाइडल क्या करता है, तो स्पर्मिसाइडल, ये सब जो क्रीम्स है, फोम्स है, जेलीज है, ये सब वेजाइना के ऊपर लगा सकते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, जो स्पर्म आते हैं वो स्पर्म वही के वही मर जाते हैं। ठीक है, स्पर्म मर जाते हैं, तो इसीलिए उसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। लेकिन ये केमिकल मेथड्स पे भरोसा करना काफ़ी मुश्किल होता है। केमिकल मेथड्स में काफ़ी ज़्यादा कंसेप्शन रेट है, मतलब बहुत बार हो जाता है कि ये गलती से प्रेग्नेंट हो गई लेडी। ठीक है, तो इसीलिए केमिकल मेथड्स को यूजुअली किसी बैरियर मेथड या किसी और मेथड के साथ में इस्तेमाल किया जाता है, इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअली। ठीक है, तो और एक और चीज़ है जो कि है इम्प्लांट, जो कि नॉर प्लांट भी कहते हैं इसे। इम्प्लांट क्या होता है, देखिए, द इम्प्लांट्स आर स्मॉल एंड रॉड शेप्ड, ऐसे रॉड शेप्ड चीज़ें होती है, और इनको कहाँ पे लगाया जाता है, इनको मसल्स के अंदर लगाया जाता है। ठीक है, स्पेशली आपकी जो हैंड की मसल्स रहती है ना, ये वाली,
ठीक है, हैंड की जो मसल्स होती है इनके अंदर ये लगाई जाती है, ठीक है। और इनकी वजह से क्या होता है, इनमें से ऐसी चीज, ऐसे हॉर्मोन्स वगैरह निकलते हैं कि उसकी वजह से जो प्रेगनेंसी है वो नहीं हो पाती, ठीक है। सो दैट इज इम्प्लांट, जिसे हम नॉर प्लांट भी कहते हैं। एंड द लास्ट मेथड टू बी लर्नड इज इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव, जिसे हम इंजेक्शन कहते हैं। इसका बहुत ही फेमस ब्रांड है डेपो प्रोवेरा, ठीक है। तो एक बार तो क्वेश्चन ये भी पूछ लिया था व्हाट इज डेपो प्रोवेरा, तो तुम्हें आंसर लिखना था कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ठीक है। सो डेपो प्रोवेरा इज अ वेल नोन ब्रांड नेम फॉर मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसिटेट, अ कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन दैट कंटेन्स द हार्मोन प्रोजेस्टिन। तो प्रोजेस्टिन हार्मोन इसके अंदर रहता है, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन नहीं, प्रोजेस्टिन हार्मोन रहता है। और ये इंजेक्शन के फॉर्म में दिया जाता है एवरी 3 मंथ्स। तो देखिए हर 3 महीने में आपको इंजेक्शन लेना पड़ता है। एंड डेपो प्रोवेरा टिपिकली सप्रेसेस ओव्यूलेशन, कीपिंग योर ओवरीज फ्रॉम रिलीजिंग द एग। तो सिंपल सी बात है, ये इंजेक्शन लगाओगे तो ओव्यूलेशन ही नहीं होगा, मतलब जो ओवरीज है वो एग को रिलीज ही नहीं करेगी, और अगर एग ही रिलीज नहीं हुआ तो फर्टिलाइजेशन तो दूर की बात है, राइट। सो दिस इज इंजेक्टेबल मेथड। सो आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। एंड सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंसेस, प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, मेरे घर पे थोड़ा सा काम चल रहा है। एंड इफ़ यू वांट एनटीएससी नोट्स या बोर्ड एग्जाम के प्रैक्टिस पेपर, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। कोई भी डाउट्स हो अभी के अभी पूछ लो। यहाँ पे मेरा दूसरा चैनल है द स्टडी शैक बाय संकेत मनियार, सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लेना, ठीक है। यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी देख सकते हैं आप, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ओवर हियर, एंड दिस इज माई इंस्टाग्राम आईडी ऑल्सो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक करना अभी तक ना किया हो तो, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू हैवेंट येट, एंड hit that bell icon if you want to get the notification. So thank you so much once again, and see you in the next session. Until then, bye bye.